हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सबके लिए लाए हैं मोटू नॉवल एक्सप्लेनेशन का पार्ट 47। सुबह लोरेंजो बहुत जल्दी में था। गुलो डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए उसने टैक्सी ले ली थी। बुरो से निकलते टाइम उसने एक खाली टैक्सी देखा, पर उसका मन नहीं हुआ उसे रोकने का। सिग्नल के बदलने का इंतजार करके उसने रोड पार किया और फिर वो पार्किंग लॉट की तरफ जाने लगा। जाते हुए वो पार्किंग लॉट को अपनी आंखों से स्कैन करने लगा, पर फिर उसे खुद पर ही हंसी आ गई। इंसान का मन कितना कमज़ोर होता है। उसे बैठने को मिले तो वो सोना चाहता है। फिर तो एक बार उसे लेने क्या आ गया, वो तो फिर उससे उम्मीद कर रहा है। पर अगर वो नहीं आया तो? नहीं आया तो क्या हुआ? लोरेंजो के पास हाथ पैर है, वो स्ट्रांग है। कोई उसे लेने आएगा ऐसा उसे सोचना भी नहीं चाहिए। फेदू ने कभी कहा भी नहीं कि वो उसे लेने आएगा। उसने तो ये भी क्लियर नहीं किया कि लुओवेंजो के साथ उसका क्या रिश्ता है। लुओवेंजो एक साधारण इंसान है, उसमें इंसानों की तरह ही लालच है। शुरू में फेंदू एक डेंजरस प्लांट की तरह था, जो एक अद्भुत खुशबू फैलाकर सबको अपनी तरफ खींच रहा था। लोरेंजो का दिमाग जितना उसे वार्न कर रहा था, उतना ही वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहा था। सारे सिडक्टिव लोग शायद ऐसे ही होते हैं। वो पॉइजनस है, ये जानकर भी लोग उनके पास जाना चाहते हैं। फिर वो बॉम्ब बास्ट हुआ और लुओवेंजो फेदू नाम के दलदल में फंस गया। लुओवेंजो उसे प्यार करना चाहता था, उसकी केयर करना चाहता था। वो धीरे धीरे उसके लेयर्स को खोलकर उसके अंदर झांकना चाहता था। उसे कोई जल्दी नहीं थी। वो बहुत धैर्य के साथ फेदू को धीरे धीरे जीतना चाहता था। पर फेदू ने ऐसा होने नहीं दिया। उसकी सिडक्शन से लोरेंजो का सब कुछ गड़बड़ हो गया। लोरेंजो जानना चाहता है फेदू के दिल में उसकी क्या जगह है, पर शायद ऐसा कुछ है ही नहीं। लुओवेंजो ने रियलाइज किया कि उसने कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर ली है। वो अपने पागल दिल को समझाता है। अगर घर जाकर उसे पता चलता है कि उसके साथ सोने के बाद फेदू उसे छोड़कर चला गया है, तब भी वो कुछ नहीं कर सकता। उसने जल्दी से अपने रोड क्रॉस करने का एक बहाना ढूंढ लिया। उसने तो रोस्टेड चेस्टनट खरीदने के लिए रोड क्रॉस किया था। ये सोचते ही वो चेस्टनट के थैले के ऊपर कंसंट्रेट करता है, और तभी उसे उस थैले के पीछे अपनी कार दिखाई दी। फेदू ने कार की हीटिंग चालू कर रखा है और कार की विंडो को भी खोल रखा है। वो चेस्टनट के ठेले को देखते हुए कुछ सोच रहा है। लुओवेंजो ने अभी अभी अपने दिल को जो पट्टी पड़ाई थी, वो सब एक पल में बेकार हो गया। सुबह वो बहुत जल्दी में था, और दिन भर भी वो बहुत बिजी था। पर अभी फेजू को देखते ही उसे पिछली रात की बातें याद आने लगी। उसका टच, उसका एक्सप्रेशन, दोनों की सांसों का मिलना, सब उसके दिमाग के अंदर घूमने लगा। लुओंजो का एडम एप्पल कांप उठा। उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगा। जब एक बार पाकर किसी चीज़ की चाहत बढ़ जाती है, तब अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है। तभी उस चेस्टनट बेचने वाले की खर्ची रुक गई और वो लोगों को बुलाने लगा, जिससे फेदू और लुओवेंजो दोनों ही एक साथ अपनी सोच से निकल आए। अपने कोट के पॉकेट से एक नोट निकालकर फेदू कार के खिड़की से चेस्टनट बेचने वालों को आवाज लगाता है। पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही लुओंजो ने उसकी बात को काट दिया। अभी ये खाओगे तो डिनर कैसे करोगे? फिर फेदू के हाथ को कार के अंदर धकेल कर वो खुद चेस्टनट खरीद लेता है। फिर कार में बैठकर मुंह बनाते हुए बोलता है, कल फिर मुझे लेने मत आ जाना, मैं खुद जा सकता हूँ। अगर मैं ये खरीदने नहीं आता तो शायद टैक्सी लेकर चला जाता। हम दोनों की मुलाकात नहीं होती। फेदू खुश होकर बोलता है, ठीक है। लोवेंजो को रिग्रेट होने लगा, पर अब तो वो अपनी बात को वापस भी नहीं ले पाएगा। फिर वो चेस्टनट्स छिल छिल कर खाने लगा। खुद बहुत सारा खाने के बाद वो एक चेस्टनट छील कर फेदू के मुंह के सामने पकड़ता है। तुम्हें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बस टेस्ट कर लो, तुम्हें इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। रेड लाइट पर रुककर फेदू लुओंजो के हाथ से वो चेस्टनट अपने मुंह में लेता है, और साथ में उसकी उंगलियों को चाट कर बोलता है, स्वीट। फेदू के इस एक्शन से लुओवेंजो का बुरा हाल हो जाता है। वो फेदू को डांट कर चुप होने के लिए बोलता है। कुछ देर के लिए कार के अंदर सन्नाटा छा जाता है। फेदू के चेहरे को देखते हुए लुओंजो को लगता है जैसे कि वो अपने स्कूल के दिनों में वापस चला गया हो, जब उसने अपने पसंदीदा लड़के का हाथ पहली बार पकड़ा था। वो हाथ कैसा था वो उसे याद नहीं है, पर उस टाइम उसके दिल के अंदर जो आतिशबाजी चल रही थी, वो उसे अभी भी याद है। उसके बाद वो बहुत बार बहुत लोगों से क्लोज हुआ है, पर उसने फिर कभी ऐसा फील नहीं किया। अब फेदू के साथ होकर उसे दोबारा ऐसा ही फील होने लगा है। वो अचानक बोल उठा, सामने से यू टर्न लेकर ड्रम टावर चलो। फेदू यू टर्न की लेन में चला गया। मैंने तो सुना कि सारे बच्चे मिल गए हैं और मर्डरर का भी पता चल गया है। हाँ, पर अभी भी बहुत सारे डाउट्स है। मैं एक बार और देखना चाहता हूँ। तुमने उस लेटर को देखा था? फेदू भी सीरियस हो गया। हाँ, देखा है। चिट्ठी लिखने वाले का असली नाम क्या है? उसके क्लासमेट्स के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है? क्लासमेट्स के साथ रिलेशनशिप के बारे में क्यों जानना है? आप पहले बताइए, नहीं तो मैं उसे ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पाऊंगा।
उस लड़के का नाम फेंगबिन था। क्लास के लड़कों के साथ उसका रिलेशनशिप भी ठीक ही था। टीचर का कहना है कि वो एक एवरेज स्टूडेंट था। उसका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा ही है। वो अच्छा दिखता था और उसने म्यूज़िक भी सीखा था। वो सबके साथ घुल मिल जाता था। लुओवेंजो बोलता है। जिया जियाउनन को छोड़कर सारे भागे हुए बच्चे ऐसे ही थे। जिया जियाउनन कौन है? कल रात के मर्डर की आई विटनेस। वो एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है। उसका फैमिली कंडीशन अच्छा नहीं है। 20 मिनट में वो लोग गुलुओ डिस्ट्रिक्ट पहुंच गए थे। रास्ते में लुओवेंजो ने फेदू को वो जगह दिखाई जहां वो बच्चे रुके हुए थे। कल रात करीब 9 बजे फेंग बिन ने अपने क्लासमेट से कहा कि वो वॉक के लिए जा रहा है। आधे घंटे बाद जिया जियाउनन भी कुछ खरीदने के बहाने निकल आई। वो लोग उस सुपरमार्केट के पीछे मिले। सीक्रेट डेट? हाँ, क्या तुम भी मिडिल स्कूल में पढ़ते टाइम सीक्रेट डेट्स पर जाते थे? फेदू चौंक गया। उसके होंठ टाइट हो गए। उसे ये सब करने की परमिशन नहीं थी। फेई चेंगू को लगता था कि बॉडी के नीड्स तो नेचुरल है, पर मन में कोई फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। फिर तो जल्दी से अपना एक्सप्रेशन ठीक कर लेता है। शीजोंग, क्या आप मेरे एक्स के बारे में जानना चाहते हो? वह हंसकर बोलता है। नहीं, मैं तो एक पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। वहाँ मेरे जैसे बच्चे बहुत कम थे। बहुत सारी लड़कियाँ मुझे पसंद तो करती थी, पर मैं किसी एक को चुनता तो बाकी के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती ना। इंटरसेक्शन पर कार रोककर फेदू देखने लगा। ड्रम टावर पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया था। फेदू के बदलते एक्सप्रेशन को देखकर लुओवेंजो ने बताया कि वहीं से किलर उन बच्चों का पीछा कर रहा था। स्ट्रेंज, फेदू ने कार की खिड़की को टैप करते हुए कहा। यह जगह तो चारों तरफ से खुली हुई है। यहाँ किसी को कैसे पता चलेगा कि सामने वाला किधर जाने वाला है? कोई आगे जाकर टैक्सी भी तो ले सकता है। यहाँ सीसीटीवी भी है। किलर जानबूझकर अपना चेहरा क्यों दिखाएगा? तुम्हारा मतलब है कि किलर को पहले से ही पता था कि वो बच्चे कहाँ मिलने वाले थे और किधर जाने वाले थे? तो लू गुओशेंग फेंगबिन को मारने के लिए ही आया था। पर क्यों? जब वो फरार हुआ था तब तो ये बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था। उसको कैसे पता चला कि वो लोग कहाँ मिलने वाले थे? और क्यों उसने उस लड़की को कुछ नहीं किया? कार रोककर दोनों उस रास्ते से ड्रम टावर की ईस्ट गेट की तरफ जाने लगे जिस रास्ते से वो दोनों बच्चे जा रहे थे। विंटर में दिन जल्दी खत्म हो जाता है। आसमान में चांद आधे से भी ज़्यादा छोटा था और उसकी रोशनी टावर के ऊपर स्नो में गिर रही थी। तो वो लोग पढ़ाई के स्ट्रेस से भागकर क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते थे? फेदू पूछता है। आपको लगता है कि यही रीज़न है? लुओवेंजो ठंडी हवा को फेदू के लिए ब्लॉक करता है और चारों तरफ अच्छे से देखते हुए बोलता है, कम उम्र में बच्चे ऐसे काम करते हैं जो बड़ों की समझ से बाहर है। जब वो दिन में यहाँ आया था तब उसने ये महसूस नहीं किया था, पर अब उसे ये पूरा एरिया एक भूल भुलैया जैसा लग रहा है। ट्रम्प टावर को छोड़कर बाकी सारी गलियाँ एक जैसी ही लग रही है, और हर गली में जो पुराने दुकानें हैं उनकी पोजीशन भी बिल्कुल सेम है। हर मोड़ पर तिराहे हैं। बहुत कम जगहों में ही स्ट्रीट साइन है, और वो भी बहुत कंफ्यूजिंग है। दोनों का ही डायरेक्शन सेंस अच्छा है, स्पेशली लुओवेंजो का, जो एक फ्रंटलाइन क्रिमिनल पुलिसमैन है। फिर भी वो दोनों कंफ्यूज हो गए। उधर नहीं, इधर आओ। लोरेंजो अपने फ़ोन का फ्लैशलाइट जलाकर बोलता है। उन बच्चों को और कोई काम नहीं था? आधी रात को वो लोग यहाँ क्या कर रहे थे? फेदू बोल उठा, शायद वो दोनों लवर्स मिरर पर जा रहे थे। लोरेंजो का पैर लड़खड़ा गया। वो हकला उठा। क्या? लवर्स मिरर तो इस शहर के टॉप 10 सीनिक डेटिंग लोकेशंस में से एक है। आपने कभी इसके बारे में नहीं सुना? लोरेंजो को लगा था कि अगर उसे नहीं पता है तो किसी को नहीं पता होगा। वो फेदू को इन्वेस्टिगेशन के नाम से उस मिरर के सामने ले जाकर जेड एम्परर से वरदान पाना चाहता था। उसे नहीं पता था कि फेदू को ये सब पता होगा। मुझे ये सब बेकार की चीज़ों के बारे में कैसे पता होगा? तुम ही दिन भर ये सब सोचते रहते हो और लड़के लड़कियों के साथ इधर उधर घूमते रहते हो। पता नहीं तुम्हारा बिजनेस अभी तक कैसे चल रहा है। फेदू को बहुत बुरा लगा, क्योंकि ये उसके प्रॉपर बिजनेस में ही पड़ता है। ड्रम टावर में कपल्स के लिए जो अट्रैक्शन है वो बहुत क्रूडली बनाए गए हैं, पर उससे जो इनकम होता है वो बहुत बढ़िया है। फेदू को सिर्फ उस लवर्स मिरर के बारे में ही नहीं, बल्कि उसके पास वाले छोटे फोटोशॉप का एनुअल टर्नओवर कितना है वो भी पता है। एक पल के लिए हक्का बक्का हो जाने के बाद फेदू लुओवेंजो के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर कुछ रियलाइज करता है। वो लुओवेंजो को पता नहीं चलने देता है कि उसे लुओवेंजो का इरादा पता चल गया है। लुआवेंजो को भी समझ आ गया कि उसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है। वो फेदू को किसी भी हाल में अपना इरादा समझने नहीं देगा। फेदू इनोसेंटली और लुआवेंजो अपराइटली एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर नज़रें हटा लेते हैं। फेदू ने कहा, पूरे ड्रम टावर एरिया को देखने के लिए 20-30 युआन का टिकट लगेगा। ऐसा नहीं कि फेंगबिन के पास उतना पैसा नहीं होगा, पर शायद वो रात को इसलिए आया था क्योंकि वो किसी को उस लड़की के साथ उसके रिश्ते के बारे में बताना नहीं चाहता था।
हाँ, यही होगा। और क्या? फेदू को बहुत टाइप का एक्सपीरियंस है, पर वो कभी ऐसे किसी डेट पर नहीं गया था जिसे डेट जैसा दिखाना नहीं था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बोले। लोरेंजो ने कहा, आगे चलकर देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है जिन दोस्तों के साथ वो भागकर आया है, उनसे अपने रिलेशनशिप को छुपाने का क्या मतलब है? बच्चे तो ये सब बस अपनी फैमिली से और टीचर से ही छुपाते हैं। इसके दो वजह हो सकते हैं। या तो उसे लगा कि ये उसकी डिग्निटी के खिलाफ है, और नहीं तो वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। मुझे लगता है कि सेकंड वाला ही होगा। तभी तो वो उसे लवर्स मिरर में ले जाना चाहता था। ओह, तुम तो पहले सिटी बुरो के सामने कार पार्क करके खुशी खुशी फाइन दे देते थे, पर आजकल जब तुम मेरी कार लेकर सिटी बुरा आ रहे हो, तब हमेशा पार्किंग लॉट पर चले जाते हो। इसके पीछे कौन सी वजह है, पहली या दूसरी? जो भी तुम्हारे मन में है वो बता दो। इनमें से कोई सा भी नहीं। फेदू मुस्कुराकर लुओविंजो की कमर पकड़ता है, फिर धीमी आवाज में बोलता है, वो पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो है ना। मुझे डर है कि सर्टिफिकेट ना होने की वजह से मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। मिस्टर पुलिसमैन, आप कब मेरे साथ चलकर लवर्स मिरर से सर्टिफिकेट लोगे? तो उसे पता चल गया था, और वो ना समझने की एक्टिंग कर रहा था। लोरेंजो को लगा कि फेदू बहुत इरिटेटिंग है। वो बिल्कुल भी प्यार पाने लायक नहीं है। पता नहीं पिछले कुछ महीनों से क्यों वो उसके लिए पागल हो रहा था। लुओविंजो चलते चलते बोलने लगा, जब मैं 15-16 साल का था तब मैं भी दोस्तों के साथ प्लान करके भाग गया था, पर ऐसे कोई बेकार रीजन के लिए नहीं। किसी कंपनी ने मिडिल स्कूल वालों के लिए एक बास्केटबॉल कंपटीशन अरेंज किया था, और उसमें प्राइज के तौर पर वो एक एनबीए सेलिब्रिटी का साइन किया हुआ बास्केटबॉल देने वाले थे। वो मेरे फेवरेट बास्केटबॉल प्लेयर थे। तो मैंने एक ग्रुप बनाया और एक क्लासमेट के नर्स कजिन से एक सिक नोट लिया। घर में बताया कि स्कूल से एक कॉम्पिटिटिव समर कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, और 2 हफ्ते तक बास्केटबॉल खेलता रहा। फेदू का हाथ पकड़कर लोरेंजो ने देखा कि वो ठंडे है। उसने उसे गरम चेस्टनट का बैग पकड़ा दिया। हमें प्राइज मिल गए, और मैंने मॉम को कहा कि मेरा कोई दोस्त उसे एब्रॉड से ले आया था। बाद में पेरेंट टीचर मीटिंग में सब सच सामने आ गया। घर आकर डैड ने मुझे बहुत मारा। गुस्सा ठंडा होने पर उन्होंने कहा कि अगर मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। फेदू को लोरेंजो की ये सब घरेलू बातें बहुत अच्छी लगती है। वो सुनते रहना चाहता है। उसके बाद क्या हुआ? मैं तो बहुत खुश हो गया था, पर जब डैड ने स्कूल का फीस देना और मेरे खर्चे के पैसे देना बंद कर दिया, तब मेरे होश ठिकाने लगे। मुझे खुद काम करके पैसे कमाने पड़े। हंसो मत। फेदू को लगा कि अगर वो स्टोरी को प्रिजर्व कर पाए तो वो इसे जिंदगी भर एंजॉय कर पाएगा। तुम हमेशा मुझसे ऐसे एम्बरेसिंग स्टोरीज बुलवा लेते हो। अब तुम्हारी बारी। फेदू के पास तो ऐसी कोई मज़ेदार स्टोरी थी ही नहीं, पर वो इस मूड को ख़राब नहीं करना चाहता था। बहुत सोचकर उसने कहा कि वो एक सीक्रेट बताएगा। लुआ वेंजो सुनने के लिए रेडी हो गया। एक बार स्प्रिंग फेस्टिवल के टाइम मैं एक फ्रेंड के घर गया था। उसके घर के नीचे एक बाईसाइकिल खड़ी थी। वो एक गियर वाली रेसिंग साइकिल थी, जिसका पेंट एक पॉइजनस स्नेक के जैसा था। फेदू ने बहुत केयरफुली अपने शब्दों को सजाया। मैंने उसके पिछले पहिए पर च्युइंग गम से कुछ प्रेजेंट्स चिपका दिए थे। लुआ वेंजो के कदम रुक गए। साइकिल का डिस्क्रिप्शन सुनकर ही उसे कुछ जाना पहचाना लग रहा था। अब उसे याद आया, एक बार स्प्रिंग फेस्टिवल के टाइम तावरान को घर जाने की छुट्टी नहीं मिली थी। लुएंजा अपनी साइकिल से उसके लिए गिफ्ट ले गया था। जाने से पहले उसे एक पिल्ले का भी ध्यान आया, जिसे देखने वाला कोई नहीं था। वो एक लिमिटेड एडिशन गेम मशीन खरीद कर ले गया था, ताकि तावरान उसे वो दे पाए। वो तावरान के घर 20 मिनट रुका होगा। उसी बीच किसी शैतान बच्चे ने उसके साइकिल के व्हील में च्युइंग गम से कुछ पटाखे लगा दिए थे। पैडल करते ही वो पटाखे फूटने लगे थे। फेदू। लुएंजो फेदू को पकड़कर एक दीवार पर प्रेस कर देता है। रुकिए, 1 मिनट। किस लिए रुकूं? दीवार पर खून है। लुएंजो ने तुरंत उसे छोड़ दिया। फेदू किसी तरह से हट जाता है। उसका चेहरा फीका पड़ गया था, पर खून सूख गया था, इसलिए उसे उसी वक्त उल्टी नहीं आई। दीवार का रंग लाल होने की वजह से खून के धब्बे दिख नहीं रहे थे। फेदू के एक्सट्रीम सेंसिटिविटी की वजह से ही उसको पता चला। लुवेंजो ने अच्छे से चेक करा तो उसे कांच के बॉटल के छोटे टुकड़े मिले। फेंगमिन के पीठ पर कट था, जिससे खून निकल रहा था। उसी हालत में वो दौड़ रहा था। लुओविंजो से डिस्कस करके फेदू पूरे इंसिडेंट्स को समझने की कोशिश करता है। किलर के पास बहुत सारे मौके थे, पर उसने उस स्पेसिफिक जगह पर ही क्यों वार किया? जैसा कि फेदू ने कहा, वो जगह बिल्कुल ही ओपन है। अगर वो दोनों भाग रहे थे तो वो वहां से निकल क्यों नहीं पाए? वो दोनों घूम फिर कर किलर के पास ही क्यों आ रहे थे? फेंगमिन घायल होने के बावजूद जिया जियाउनान को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। पर जिया जियाउनान, वो क्या सोच रही थी? वो क्या करना चाहती थी? तभी किसी के पैरों की आहट से लुवेंजो डर गया।
फेदू को अपने पीछे खींचते हुए उसने कहा, कौन है वहाँ पर? एक डरा हुआ पेट्रोलमैन आकर उनके ऊपर फ्लैशलाइट डालता है। क्या क्या कर रहे हो? ये जगह बंद है। लुओवेंजो अपना वर्क आईडी दिखाता है। मैं चेक करने आया हूँ। अच्छा ठीक है, बोलकर वो पेट्रोलमैन जाने लगा तो लुओवेंजो ने उसका आईडी नंबर पूछ लिया। वो आदमी अपना आईडी निकालकर दोनों हाथों से लुओवेंजो को देता है। आईडी नंबर और फोटो देखकर लुओवेंजो ने वो कार्ड वापस कर दिया। यहाँ एक मर्डर हुआ है। आपको यहाँ अकेले घूमने में डर नहीं लगा? उसने पूछा। मर्डर यहाँ नहीं हुआ था। जहाँ हुआ था वो जगह सील्ड है। मैं चाहकर भी वहाँ नहीं जा पाऊंगा, उस आदमी ने कहा। उसके चले जाने के बाद फेदू ने कहा, वो कोइंसिडेंस भी हो सकता है। मैं भी तो गलत रास्ते पर जा रहा था। लुओवेंजो ने जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में वो सीसीटीवी फुटेज चल रहा था। जब वो दोनों लू गुओसेंग की नज़रों से बाहर हो गए थे, उसने उन दोनों का पीछा नहीं किया। वो ऐसे अगली मोड़ की तरफ जा रहा था जैसे कि उसे पता था कि वो दोनों भाग नहीं पाएंगे। मुझे लग रहा था कि फेंगबिन के लेटर में कुछ गड़बड़ है, पर वो क्या है मुझे समझ नहीं आया। क्या अब तुम्हें कुछ समझ आया है? थोड़ा बहुत। चिट्ठी में डियर मॉम और डैड लिखा हुआ था, पर मुझे नहीं लगा कि वो पेरेंट्स को लिखा गया था। उसके चिट्ठी में ऐसे बहुत लाइंस हैं जो ऑल अबाउट लिली चौ चौ नाम की एक जापानीज बुक के ट्रांसलेटेड वर्जन से लिया गया है। वो बुक एक मर्डर के बारे में है जो स्कूल बुली से रिलेटेड है। मुझे नहीं पता वो उस बारे में हिंट देना चाहता था कि नहीं। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मुझे जिया जियाओनान से बात करनी है, लोवेंजो ने कहा। साथ ही उस पेट्रोलमैन की वर्क आईडी नंबर तावरान को भेजकर उसने उसे चेक करने के लिए कहा। दोस्तों, आज का पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। ये पार्ट कैसा लगा बताना मत भूलना, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।